अगर सावरकर वीर थे तो वीर की परिभाषा सारी डिक्शनरीज में बदल देनी पड़ेगी। इनकी ये सारे माफीनामे हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज में और स्कूलों में सब्जेक्ट में दे दिए जाएं। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। भारत में एक विवाद छिड़ गया है और वह वीर सावरकर को लेकर है। वीर सावरकर वही हैं जिनके बारे में हाल ही में कर्नाटक बोर्ड के एक स्कूल की किताब में लिखा गया कि वह अंडमान निकोबार की जेल से बुलबुल से उड़कर जाया करते थे। उसी वीर सावरकर के बारे में राहुल गांधी ने कहा कि वीर सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी और उन्होंने देश के साथ गद्दारी की थी, जिसको लेकर एक उबाल हो गया है देश में। और कहा जा रहा है कि वीर सावरकर न डरपोक थे, न कायर थे, न उन्होंने माफी मांगी, न 60 रुपए का पेंशन लिया, न देश की आजादी के साथ गद्दारी की। हमारे साथ इस वक्त शमसुल इस्लाम साहब हैं। वह सावरकर के मामलों के अच्छे जानकार हैं। उन्होंने बकायदा उनको लेकर लिखा और पढ़ा है और वह आमतौर पर मीडिया में सावरकर के बारे में अपनी बात रखते हैं। शमसुल साहब, आपका स्वागत है जनज्वार में। जब राहुल गांधी ने वीर सावरकर को लेकर अपनी बात कही और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उबल गई, मुख्यमंत्री ने बयान दिया, उप मुख्यमंत्री ने बयान दिया, बकायदा उनके खिलाफ महाराष्ट्र में मुकदमा भी दर्ज किया। ऐसे में आपका क्या कहना है? क्या वीर सावरकर हमारे देश के असली जांबाज वीर नहीं थे? मेरे प्यारे दोस्त और मेरे जनज्वार के सुनने वाले साथियों जी, अगर सावरकर वीर थे तो वीर की परिभाषा सारी डिक्शनरीज में बदल देनी पड़ेगी। इसको आप समझ लीजिए। और ये मैं ये किस बुनियाद पर कह रहा हूं, किस आधार पर कह रहा हूं, वो ये है, सिर्फ और सिर्फ मैं हिंदू महासभा और सावरकर साहब की राइटिंग्स, उनके लेखन और उनके खुद अपने ऑथेंटिक जो एक्टिविटीज जो उनके रिकॉर्डेड है, मैं उसको लेकर बात करूंगा। मतलब उनके किसी आलोचक को लेकर बात नहीं करूंगा। सुन लीजिए जरा। वो बात करते हुए कहते हैं, सरकार अगर अपने विविध उपकारों और दया का प्रदर्शन करते हुए मुझे रिहा करती है तो मैं और कुछ नहीं हो सकता बल्कि मैं संवैधानिक प्रगति और अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी का, जो कि उस प्रगति के लिए पहली शर्त है, सबसे प्रबल पैरोकार बनूंगा। जी। अभी माफीनामा जारी है। जब तक हम जेलों में बंद हैं तब तक महामहिम की वफादार भारतीय प्रजा के हजारों घरों में उल्लास नहीं आ सकता, क्योंकि खून पानी से गाढ़ा होता है। लेकिन हमें अगर रिहा किया जाता है तो लोग उस सरकार के प्रति सहज ज्ञान से खुशी और उल्लास में चिल्लाने लगेंगे, जो दंड देने और बदला लेने से ज्यादा माफ करना और सुधारना जानती है। यानी अंग्रेज सरकार की वो जो जालिम सरकार थी, वो जिसने सैकड़ों लोगों को बंदी बनाया था, हजारों को शहीद किया था, वो उसके बारे में वो ये कह रहे हैं कि आप तो बहुत दयालु और ये सब है। उसके बाद सुनिए आखिर का, इसके अलावा मेरे संवैधानिक रास्ते के पक्ष में हृदय परिवर्तन से भारत और यूरोप के वह सभी भटके हुए नौजवान जो मुझे अपना पथ प्रदर्शक मानते थे वापिस आ जाएंगे। सरकार जिस हैसियत से चाहे मैं उसकी सेवा करने को तैयार हूं, क्योंकि मेरा मत परिवर्तन अंतःकरण से है और मैं आशा करता हूं कि आगे भी मेरा आचरण वैसा ही होगा। और आखिर में मुझे जेल में रखकर कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि उसकी तुलना में रिहा करने से उससे कहीं ज्यादा हासिल होगा। ताकतवर ही क्षमाशील होने का सामर्थ्य रखते हैं और इसलिए एक बिगड़ा हुआ बेटा सरकार के अभिभावकीय दरवाजे के सिवाय और कहां लौट सकता है? आशा करता हूं कि मान्यवर इन बिंदुओं पर कृपा करके विचार करेंगे। ये अंग्रेज गवर्नर जनरल को उन्होंने लिखा। होम मिनिस्टर आया था विजिट पर उसके जरिए। ठीक है। अब इस बीच में, इससे पहले कि मैं अगली और बड़ी आपको पढ़कर सुनाऊं, मैं इस बीच में एक बात ये बताना चाहता हूं। जैसा मैंने पहले अर्ज किया था, मर्सी पिटीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मर्सी पिटीशन 3 और लोगों ने लिखे। तो संभवतः जब राहुल गांधी यह बात कह रहे हैं कि उन्होंने माफी मांगी, तो इन्हीं पत्रों का जिक्र कर रहे हैं। तो हमारे पाठक दर्शक भी आपकी बात सुन रहे हैं। आपने लाइन बाय लाइन लिखा है। जरूर वह तय करेंगे कि आखिर इसी को अगर माफीनामा, इसको अगर देश के साथ धोखा
उस समय के देश के लिए लड़ने वालों के साथ धोखा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? खैर, आप आगे की भी थोड़ी चिट्ठियां हमारे दर्शकों पाठकों को जरूर। मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ, यानी पूरा एक सच को बिना मेरे क्या राय है वो नहीं है, वो बिल्कुल अलग है। मेरा काम एक रिसर्चर, हिस्टोरिक रिसर्चर के तौर पे सच रखना है और सुनने वाले और पढ़ने वालों को तय करना है। मैं फिर ये बताना चाहता हूँ, मर्सी पिटिशन, नथिंग इज रॉन्ग इन राइटिंग मर्सी पिटिशन। मर्सी पिटिशन नाम कोई घृणा का नहीं है, क्योंकि उस वक्त वही कानून था। मर्सी पिटिशन 3 और लोगों ने लिखे थे काले पानी से, चौथी मर्सी पिटिशन की हमारे पास कोई जानकारी नहीं। असल में क्या हुआ, गुजरात विधानसभा में कांग्रेस के हैं जिग्नेश मवानी और एक और ने ये पढ़ दिया, वहां पर ये पढ़ दी, उस पर स्पीकर ने उनको बाहर निकाल दिया 1 हफ्ता 1 महीने के लिए, कहा कि इसका ऑथेंटिक लाओ। तो ये ऑथेंटिक मैंने नेशनल आर्काइव से निकलवाई। मैं उसके आखिर में ही आ रहा हूं। ये भी है कि विगत अनेक वर्षों से किसी प्रकार के उपद्रव या ऐसी किसी प्रकार की अवस्था से महाराष्ट्र पूरी तरह से मुक्त रहा है। फिर भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी रिहाई को अन्य रिहा किए गए व्यक्तियों या अन्य लोगों के कार्यों से जोड़ा जाना उचित नहीं है, क्योंकि यह असंगत होगा और इस आधार पर क्षमादान से हमें वंचित करना किसी अन्य के दोष के लिए पूर्व धारणा बनाकर हमें दंडित करना अनुचित होगा। यानी अब वो क्या कह रहे हैं कि कोई दूसरे क्रांतिकारी हैं, वो क्या कर रहे हैं, हमारे को उनसे मत जोड़िए, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद सुन लीजिए आखिरी, ये 7वां पॉइंट था, लास्ट। इससे पहले मैं छठे पॉइंट का लास्ट पढ़कर सुना रहा था आपको। इन सभी आधारों पर मुझे विश्वास है कि सरकार गौर करेगी कि मैं तयशुदा उचित प्रतिबंधों को मानने के लिए तैयार हूं। सरकार द्वारा घोषित वर्तमान और भावी सुधारों से सहमत व प्रतिबद्ध हूं। उत्तर की ओर से तुर्क अफगान कट्टरपंथियों का खतरा दोनों देशों के समक्ष समाप्त रूप से उपस्थित है। इन परिस्थितियों ने मुझे ब्रिटिश सरकार का ईमानदार, सहयोगी, वफादार और पक्षधर बना दिया है। इसलिए सरकार मुझे रिहा करती है तो मैं व्यक्तिगत रूप से कृतज्ञ रहूंगा। मेरा प्रारंभिक जीवन शानदार संभावनाओं से परिपूर्ण था। सुन लीजिए सर, मेरा प्रारंभिक जीवन शानदार संभावनाओं से परिपूर्ण था, लेकिन मैंने अत्यधिक आवेश में आकर सब बर्बाद कर दिया। शर्मनाक भाषा है। जिसके लिए भगत सिंह पूछ रहे थे, जिसके लिए सब पूछ रहे थे, उसके बारे में क्या कर रहे हैं। और अभी मैं बताऊंगा, ये जानकारियां नहीं थी जो उनको पूछा जा रहा था, ये तो बाद में। मेरा भी इसमें छोटा सा रोल है सारे देश में और दुनिया में दस्तावेजों को बाहर लाने में। हालांकि आरसी मजूमदार जी ने इसको लिख दिया था, पीनल सेटलमेंट्स अंडमान निकोबार, जिसको दबा कर रखा गया। मेरा प्रारंभिक जीवन पूरी संभावनाओं से भरा हुआ था, जिसका मैंने अत्यधिक आवेश में आकर सब बर्बाद कर दिया। उसके बाद सुनिए, आशा है कि मुख्य आयुक्त को स्मरण होगा, उनके पूरे कार्यकाल के दौरान मैंने व्यक्तिगत रूप से उनके प्रति सदा ही सम्मान प्रदर्शित किया है। इस दौरान मुझे कितनी बार निराशा का सामना करना पड़ा था। यकीनन आपके मन में मेरे प्रति किसी प्रकार का विद्वेष नहीं होगा। आप मुझे निराशा की इस अवस्था से बाहर निकालने का वह हानि रहित अवसर प्रदान करें और इस याचिका को अग्रेषित करने की कृपा करेंगे। अग्रेषित करने मतलब गवर्नर जनरल को आप देंगे। अच्छा, अब बात यह है कि एक बहस ये की जा रही है कि इंदिरा गांधी ने भी पैसा दिया था इनके लिए, इंदिरा गांधी ने इनको बहुत कुछ कहा था, मनमोहन सिंह जी ने भी क्या क्या कहा था। मुझे क्या लगता है, ये दस्तावेज उन लोगों के सामने नहीं थे। और मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं ये नहीं मान रहा हूं कि शिवसेना के किसी भी भाग के लोग या हिंदू महासभा के लोग या आरएसएस के लोग सारे के सारे बिके हुए लोग हैं या उनको देश से जरा सा भी प्यार नहीं है। मैं 2-3 बातें 40 साल से कह रहा हूं। नंबर 1 बात, इनकी ये सारे माफीनामे हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज में और स्कूलों में सब्जेक्ट में दे दिए जाएं, पढ़ने के लिए दे दिए जाएं। नंबर 1। नंबर 2, सन 1937 से लेकर जो इनका अहमदाबाद का अध्यक्ष भाषण है हिंदू महासभा का अध्यक्ष बनने के बाद, उसके बाद भागलपुर, कानपुर, कलकत्ता, मदुराई, भागलपुर, ये भाषण जो उनके हैं वो यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा दिए जाए या हर हिंदुस्तानी को ये शपथ लेने के लिए कि इनको पढ़ोगे तो तुमको नागरिकता मिलेगी। इसको आप कंपलसरी कर दीजिए।
कंपलसरी कर दीजिए, इतनी मुंह पर काला कुतेगी, इतनी मुंह पर काला कुतेगी कि उसको हिलाना हटाना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, एक चीज बताइए, आप शमसुल साहब शोधार्थी होने के नाते, और चूंकि आपने पिछले 40 वर्षों से इसका अध्ययन किया और 40 वर्षों से राजनीति भी आप उसके पहले से भी देख रहे हो, एक सवाल उठता है कि राहुल गांधी बार बार इस प्रश्न को क्यों ताकतपूर्वक उठा रहे हैं। सिलसिला रहा उससे पहले कांग्रेस के नेताओं का, उन लोगों ने इन सवालों को उतने वाजिब तरीके से, उतने दमदार तरीके से देश के सामने लाने की कोशिश क्यों नहीं की होगी। आखिर आप वजह क्या मानते हैं? उसी की तो कीमत चुका रहे हैं जी। देर आया दुरुस्त आया। 70 साल के बाद, 68 साल के बाद कांग्रेस को समझ में आया है, 68 साल के बाद। और मैंने जैसे शुरू में कहा था कि अगर ये 47 के फौरन बाद 15 अगस्त 1947 के बाद सबसे पहले एक आयोग बिठा देते कि आरएसएस का और हिंदू महासभा का क्या रोल है आजादी की लड़ाई में, अगर वो आयोग बिठा के लेते और कम से कम गांधी जी की हत्या के बाद कर देते, गांधी जी की हत्या के बाद। देखिए, इससे ज्यादा भयानक आरएसएस के दस्तावेज हैं जो इनके हमजोली हैं। आरएसएस ने 14 अगस्त को अपना जो उनको मुख पत्र है अंग्रेजी का, उसके अंदर लिखा कि जो लोग किस्मत के दांव से सत्ता में आ गए हैं वो हिंदुओं के हाथ में तिरंगा थमा दें, हिंदू इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मनहूस है, इसमें 3 रंग हैं। 26 नवंबर जी, ऑर्गेनाइजर 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पास होता है। 4 दिन के बाद एडिटोरियल लिखता है ऑर्गेनाइजर में आरएसएस, जब गोलवालकर उसके अध्यक्ष हैं, कि इसको हिंदू कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमको मनुस्मृति चाहिए। अब सवाल सर आखिरी ये कि अगर यह सच है, और जैसा कि आप डॉक्यूमेंट में लगातार बोल रहे हैं, लगातार बोलते हैं, बताते हैं लोगों को, डॉक्यूमेंटेड ढंग से दिखाते हैं, यह बात अपनी बातों में राहुल गांधी ने भी कही। अब प्रश्न ये है कि फिर इस बात पर ऐतराज क्या है भाजपा को? भाजपा जो है वह मान क्यों नहीं लेती इन तमाम तथ्यों के बीच कि सावरकर वीर नहीं थे बल्कि उन्होंने माफी मांगी थी? अगर वह मान लेगी तो उससे नुकसान क्या? नंबर 1, क्योंकि आजादी की लड़ाई में उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं थी, उनको ये उम्मीद नहीं थी देश आजाद हो जाएगा, जिस तरह से सावरकर और आरएसएस बात कर रही थी। देश आजाद हो गया, देश आजाद हो गया। और मैं आपको सच बता रहा हूं कि उन लोगों ने पढ़ा नहीं है। उनको उनके किसी गुरु ने, किसी उनके बाप ने, दादा ने, आरएसएस के किसी गुरु ने, किसी उसने बता दिया कि वो बहुत मानते और देश की आजादी के लिए। आप जरा सा सोचिए ना, जिस बंदे को 50 साल की सजा हुई थी वो 10.25 साल काला पानी रहते हैं, और माफीनामा लिखकर उनके 40 साल, 50 साल की सजा में 40 साल उनके छोड़ दिए जाते हैं। क्या ये उसके बाद अगर किसी का साधारण दिमाग है, अगर उन्होंने भांग नहीं पी रखी, माफ कीजिए, और अगर कोई दिमाग में कोई खराबी नहीं है तो कोई कह सकता है? अच्छा, मैं एक दूसरी बात कह रहा हूं। मैं पूरा का पूरा 1 मिनट सावरकर साहब को 1 मिनट एक साइड पर छोड़ देता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि सावरकर साहब बहुत क्रांतिकारी थे। सावरकर साहब अंग्रेजों से लड़े और उन्होंने ये जो माफीनामे लिखे, ये माफीनामे भी एक स्ट्रेटेजी थी उनकी। लेकिन ये स्ट्रेटेजी भगत सिंह को नहीं आती थी कि हम रिहा होकर देश के लिए लड़ेंगे। जो सैकड़ों वहां शहीद हो गए काला पानी के अंदर, पागल हो गए, फांसी लगा ली। वो जब हड़ताल करते थे, 2 बार बड़ी हड़तालें की, उन हड़तालों के अंदर सावरकर शामिल नहीं होते थे और साफ उन्होंने बोला। आरसी मजूमदार जी ने लिखा है कि उन्होंने कहा कि मेरे को जो कुछ सुविधाएं मिली हुई हैं वो मेरे से छीन ली जाएंगी, इसलिए मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। ठीक है, तो आप जो है, आप हमको एक बात बता दें कि आप तिरंगा छोड़िए, आप वो छोड़िए, आप अंग्रेजों के खिलाफ आपने हिंदू महासभा का या केसरिया झंडा निकाल के कोई प्रदर्शन किया हो कभी? यह सवाल इतिहास में बिल्कुल बना रहेगा। जैसा कि शमसुल साहब ने कहा कि समय रहते अगर इतिहास के सच को बता दिया गया होता तो देश यह आसानी से दशकों पहले फैसला कर चुका होता कि सावरकर वीर थे या कायर। आज जब हम 21वीं सदी में हैं, देश एक अलग संकट के दौर से गुजर रहा है, तब यह बहस हमें आज करनी पड़ रही है, क्योंकि दस्तावेज छन छनाकर किसी तरह अब आ रहे हैं और तब इस पर बात हो रही है। और भाजपा के लिए संकट ये है कि वह वीर सावरकर को वीर अगर नहीं मानेगी तो उनकी विरासत को
आगे कैसे बढ़ाएगी, कट्टरपंथ और हिंदुत्व के कट्टरपंथ का झोला कैसे ढोएगी, और अगर नहीं ढोएगी तो राजनीति कैसे करेगी। लेकिन इतिहास का सच तो सच होता है, और ऐसा भी नहीं कि वह प्राचीन इतिहास है, बल्कि बिल्कुल आधुनिक इतिहास के वक्त में वीर सावरकर मौजूद रहे, जब भारत आजादी के संघर्ष में था। ऐसे में आप पाठकों, दर्शकों से अपील है हमारी कि किसी भावनात्मक बहाव में जाने से पहले शमसुल इस्लाम की कही हुई बातों और उनके द्वारा संदर्भित किताबों को एक बार जरूर देखें। और आपको लगता है अगर झूठ है तो उसे आप हमें कमेंट में बताएं, क्योंकि हमेशा विमर्शों और बहसों से इस तरह की चीजें स्थापित होती हैं। क्योंकि हमारे देश जबकि 130 करोड़ लोग हैं आज के वक्त में, उस समय भी लगभग 30 करोड़ लोग थे देश में जब आजादी का संघर्ष अपने चरम पर था। तो वीरों की कमी न उस समय थी न आज है। ऐसे में हम कायरों को वीर बनाने की आखिर परंपरा क्यों ढोएं और क्यों झेलें? अगर जो सच है वह सच है। शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद।